हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई इसमें का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2011 से 23 तक कर रहे हैं। हमने पॉलिटी का क्वेश्चन कर लिया है और हिस्ट्री का हमने 2015, 16, 17, 18, 19, 20 का हम लोग 2020 का क्वेश्चन कर रहे हैं। 2013 से लेकर 19 तक का क्वेश्चन हम लोग दोस्तों कर लिए थे और 20 में भी हम लोगों ने कर लिया था। 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं दोस्तों। इसमें हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन, एक तरफ हिंदी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 का कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन था फोर्ट विलियम के बारे में, तो उसमें हम लोग कर लिए थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग सेट ए देख रहे हैं। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, उल गुलान और द ग्रेट टिम्यूल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। बोला भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। देखिए दोस्तों, जब आपका मुंडा रिवोल्ट हुआ था, लगभग कब हुआ है, 1899 के आसपास हुआ है मुंडा विद्रोह, जिसके लीडर थे बिरसा मुंडा। उल गुलान का मतलब होता है महान विद्रोह। क्या होता है? महान विद्रोह या महान उपद्रव। ये आपको रांची का जो एरिया है, छोटा नागपुर एरिया, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, ठीक है, रांची जिसमें हजारीबाग ये सारा चीज़ आता है, तो उसमें ये रिवोल्ट दोस्तों हुआ था। बिरसा मुंडा इसके लीडर थे और मकसद यही था मुंडा राज लाना। और ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था जिसमें अंग्रेज को उखाड़ के फेंक को मुंडा शासन लाना था। मुंडा शासन फोकस था ट्राइबल लोगों का अपना जल जंगल ज़मीन से बचाना। इन लोगों का खुद खटीदार सिस्टम था। क्या था? खुद खटी सिस्टम था कि जो ज़मीन पे हम खुद खटते हैं वो मेरा खुद का है। ठीक है, हमको ये ज़मीन से कोई हटा नहीं सकता है और अंग्रेज हमको यहाँ से निकाल नहीं सकता। उसको खुद खटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये लोग जो है बाहर के लोगों के विरोध में लड़ते थे। वो मनी लैंडर्स था जो बाहर से आते थे, लैंड लॉर्ड्स, और अंग्रेज़ के विरोध में ये लड़ाई करते थे। फाइनली बिरसा मुंडा जो है अरेस्ट हो गया और उनकी डेथ हो गई थी। वो शहीद हो गए थे, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये रिलेटेड है बिरसा मुंडा से। इसको उल गुलान या महान उपद्रव भी बोलते हैं। बाकी रिवोल्ट 1507 के बारे में हमने आपको बताया था पहले। मोपला विद्रोह आपको केरल के मालाबार में हुआ था। यहाँ पे मुस्लिम जो टेनेंट्स थे उन्होंने हिंदू जमींदार के विरोध में किया था। गांधी जी भी इससे शुरू में जुड़े थे लेकिन बाद में अलग हुए थे कहते। ठीक है, और इससे एक व्यक्ति जुड़े थे जिनका नाम था, ठीक है, उनका नाम था, शॉर्ट में बता रहा हूँ, वीके हाजी। ठीक है, वीके हाजी। फुल फॉर्म है, फुल नेम है वरियम कुन्नत कुंजा अहमद हाजी। आप शॉर्ट में याद करो, वीके हाजी। 1921 के आसपास के दशक में ये हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है, 1857 के बाद जानते हैं नील विद्रोह के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। तो इसका आंसर जो होगा वो 35 का होगा, आंसर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स या लिटरेचरर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक तरफ हमारे तरफ बोल रहा है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंध रिलेटेड थे। अमर खोस बोल रहा है हर्षवर्धन से, और कालिदास देखी चंद्रगुप्त टू से। तो ये एंशिएंट इंडिया के जो है कुछ ग्रामेरियंस थे, कुछ वो थे, ड्रामा लिखते थे, नाटक लिखते थे। तो इस तरह का जो है हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखिए दोस्तों, अष्टाध्यायी जो था बहुत पुराना बुक था। वो रिलेटेड था, किसने लिखा था? पाणिनि ने। ठीक है, किसने लिखा था? पाणिनि ने। और ये बहुत पुराने समय थे। ठीक है, कब थे दोस्तों? 5th से 4th सेंचुरी BC। कोई इसको 6th सेंचुरी BC भी बोलता है। ठीक है, मतलब छोड़ लो, मतलब समझ लीजिए आप बुद्ध और जो महावीर थे या बुद्ध उनके समय में जुड़े थे। पुष्यमित्र शुंग तो आपको समझ लो कि 150 से 200 BC के बाद था। मौर्य वंश के पतन होने के बाद ही आया था। ठीक है, तो वो छोड़ दीजिए आप। पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड हमारे थे, वो थे दोस्तों पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है महाभाष्य। ये भी संस्कृत के ग्रामर थे लेकिन पाणिनि के बाद थे। ठीक है, तो जो शुंग डायनेस्टी के समय थे वो थे पतंजलि। कंफ्यूज नहीं होना है, पाणिनि बहुत पुराना थे, अष्टाध्यायी जिन्होंने लिखा था। पतंजलि जो है वो शुंग डायनेस्टी के समय थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बुक लिखे थे पतंजलि ने महाभाष्य। तो यहाँ पे पाणिनि के बारे में लिखा है इसलिए गलत होगा। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों, अमरकोश ही एसोसिएटेड विथ हर्षवर्धन। देखिए, जो अमरकोश थे दोस्तों, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम, अमर सिंह ने बुक लिखा था जिसका नाम था अमरकोश। ठीक है, और ये संस्कृत का ग्रामर का बुक है अमरकोश।
ठीक है। और ये जो है चंद्रगुप्त जो सेकेंड है उसके समय के थे, उनका महारत्न नवरत्न थे। कालिदास भी चंद्रगुप्त टू से संबंधित थे, ठीक है। इसलिए ये हमारा गलत होगा, तीसरा हमारा सही होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा बताइए, 3 ओनली, केवल 3 ही सही है। अगर हम चंद्रगुप्त टू है उसके बारे में बात करें कि उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न, तो कौन कौन थे, तो 2 तो आपका यहीं लिखा हुआ है, एक तो अमर सिन्हा और दूसरा है कालिदास। इसके अलावा और भी लोग थे, आप लिखते जाइए। 9 रत्न 2 तो हमने बता दिया, तीसरा लिखिए हरिसेन, ये एक कवि थे, ठीक है, और लेखक थे, ठीक है। धन्वंतरी नाम सुने होंगे आपने, ये क्या थे, फिजिशियन, डॉक्टर, ठीक है। वराहमिहिर नाम सुने होंगे, वराहमिहिर, ये क्या थे, एस्ट्रोनॉमर, खगोल विद, एस्ट्रोनॉमर। फिर थे वरुचि, वरुचि भी कौन थे, ग्रामर, संस्कृत का ग्रामर, जितने भी लोग थे सब संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। एक थे वाघभट्ट, वाघभट्ट ये क्या थे, मैजिशियन, या हम बोल सकते हैं इनको, तो वाघभट्ट नहीं लिखिए, वेताल भट्ट लिखिए, वेताल भट्ट। वाघभट्ट तो आयुर्वेद वाले थे, वेताल भट्ट क्या थे वो, मैजिशियन, ठीक है। फिर एक लिखिए कहा पनक, क्या नाम था, कहा पनक या पनाक जो भी बोलते हैं, ये क्या थे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। हो गया टोटल 9, है ना। धन्वंतरी, अमर सिन्हा, हरिसेन, कालिदास, कहा पनक, एक थे शंकु, क्या नाम था, शंकु। शंकु जो थे वो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट निर्माण करते थे बिल्डिंग का, जो भी भवन हुआ उनका, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, आपका होमवर्क ये है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो सुश्रुत हैं वो किसके दरबार में थे, चरक किसके दरबार में थे, और वाघभट्ट ये किसके दरबार में थे, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, 36 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर और देखते हैं कौन कौन सा आया है, और क्वेश्चन हम देखते हैं कौन कौन सा आया है। तो ये हो गया 36। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है, ठीक है। एक तरफ है परिव्रजक, एक तरफ टर्म है, दूसरा तरफ उसका मतलब है। परिव्रजक बोल रहा है रिनंसिएंट एंड वांडरर, जो भी व्यक्ति अपने घर को छोड़ देता है, त्याग कर देता है, उसको परिव्रजक बोलते थे जैन में, और हम लोग बोलते थे कि इसमें बौद्ध में बोलते थे, ठीक है। तो ये सही है। नेक्स्ट, और ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका ऑप्शन देखिए, आपको याद होगा श्रमण उसमें था, है ना, बस एक नया ऐड किया था, क्या, मागधा, है ना, मागध ऐड किया था। फिर श्रमण, श्रमण वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति रिलीजियस, जो ये सारा चीज़ को नहीं मान, श्रमण मतलब समझ लो ऐसा व्यक्ति जो परिव्रजक ही जैसा है, जो सच्चाई की तरफ जाता है, जो अच्छे विचार को रखता है, ठीक है, जो स्पिरिचुअली बढ़िया होता है, सिंपल जीवन जीता है, ठीक है। कभी कभी खाना वाना भी हल्का हुल्का खाता है, भिक्षाटन पे ये अर्पण रहता है, तो उसको हम लोग श्रमण बोलते थे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में इसका बहुत बड़ा नाम है, चारवाक में भी नाम है। ये लोग जो जो हमारा वैदिक फिलॉसफी है, वैदिक जो ट्रेडिशंस हैं, उसको ये लोग विरोध करते थे, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा पाखंडतावाद ये सब भर गया था, है ना। बुद्ध के समय का आपको पता होगा, ब्राह्मण सुपीरियर स्टेटस था, तभी तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय होता है। तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म के जो साधु थे वो खुद को श्रमण बोलते थे। ये तो उच्च पद का प्राप्त पुजारी नहीं होता था, ये नॉर्मल कोई भी व्यक्ति होता था जो सिंपल जीवन जीता था, ठीक है, और एक तरह का जो घर त्याग देता था, तो उसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। और जो अपने शरीर को कष्ट देता था, मतलब कंट्रोल रखता था अपने सेंसेस पे, अच्छा हम्बल विचार रखता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, श्रमण बोलते थे। जिसमें आएगा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चारवाक, फिर या फिर आजीविका, वो सब। चारवाक तो नहीं, बुद्धिज़्म जैन, चारवाक भी आप बोल सकते हो। फिर उपासक, उपासक 2 टाइप का व्यक्ति होता है। एक होता है उपासक जो सिंपल उपासना करता है, ठीक है, उतना उस पर हार्ड ट्रेडिशन नहीं है, ठीक है, उसको बोलते थे बौद्ध धर्म का समान जो ये थे अनुगामी को बोलते थे। ये एकदम सही बात है, तो 1 और 3 हमारा सही होगा, ठीक है। तो उपासक लड़का हो गया और उपासिका लेडी हो गई, उस पर उतना ज़्यादा हार्श रूल नहीं था। जैसे जो नन बनते थे
जो मॉन्क बनते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, उसको बहुत सारा चीज़ मानना पड़ता था। लेकिन जो उपासक होते थे वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना जो है काम धंधा करते हुए बुद्ध धर्म को मान एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते थे, ठीक है, और बुद्ध के जो शरण में जाते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये सारा चीज़, ये तीन शब्द बोल के बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वो कोई भी बुद्ध धर्म में स्वीकार हो जाता था। उतना एकदम सिंपल प्रोसेस था, ठीक है। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। तो बाकी हमने सारे ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घंटासाला, कदूरा एंड चौल वेयर वेल नोन एज। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ घंटासाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे, ठीक है। देखिए, पहले नहीं पता है आपको, मान लीजिए, लेकिन आप लगाइए अपना LOP। LOP मतलब POL मतलब प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक, ठीक है। ऑप्शन देख के आपको पता चलता है। पहला बोल रहा है पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। चलो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कैपिटल ऑफ पावरफुल किंगडम। ये बताइए, अगर कोई पावरफुल किंगडम होता, चेरा, चोला, पांड्या, राष्ट्रकूट, है ना, यादव, वल्लभी, मतलब वकाटक, या फिर आपका जो है गुप्त डायनेस्टी बोल रहा है ये, तो गुप्त डायनेस्टी के अगल बगल पावरफुल किंगडम कौन था बताओ, उसके अगल बगल समय का। पुष्यभूति डायनेस्टी, या फिर मौखरी डायनेस्टी, या फिर मैत्रक डायनेस्टी, या फिर साउथ इंडिया में देखेंगे तो पल्लव डायनेस्टी, फिर थोड़ा बाद देखेंगे तो राष्ट्रपाला, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो कहीं भी हमने पावरफुल किंगडम के कैपिटल के रूप में आपको कदूरा, चौल, घंटासाला कहीं भी अगल बगल सुना है? नहीं सुना है। तो अपने पे विश्वास करके इस ऑप्शन को एलिमिनेट करिए लॉजिक के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बोला प्लेस है, क्योंकि अगर फेमस किंगडम होता, अगर लिख देता कि कैपिटल्स ऑफ किंगडम्स, तब तो हम सब सोचते कि चलो भाई छोटा मोटा किंगडम होगा, लेकिन लिख दिया कि यार शक्तिशाली राज्य। अगर शक्तिशाली राज्य है तो उसका किंगडम तो आप पढ़ेंगे ही ना कहीं सुने होते या पढ़ते। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट बोल रहा है प्लेसेस ऑफ एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट आर्किटेक्चर। अगर उत्कृष्ट, वो भी बोल रहा है उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य। अगर नॉर्मल बोलता है कला स्थापत्य संबंधी समझ में आता है, अगर उत्कृष्ट होता अजंता, एलोवेरा, या फिर जो है आपका महाबलीपुरम, कांची, उसका तो है ना, या फिर राजराजेश्वर मंदिर, इस तरह का कुछ फेमस होता है, या फिर रथ मंदिर हो जाता है, या फिर आप समझ लीजिए जो भीतर गांव जो है आपका यूपी में, उसका कोई मंदिर होता है, तो समझ में आता है। लेकिन उस टाइप का बोल रहा है यार, अगर होता तो हम कहीं ना कहीं नहीं सुनते, घंटासाला सुनते कि नहीं सुनते, तो यानी नहीं सुने, मतलब ये भी लॉजिक के आधार पर हम बोलेंगे गलत है। फिर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर दोस्तों अगर महत्वपूर्ण होता है तो सुनते हैं आप। जैसे आपने बाघ गुफा का सुना है, अजंता सुना है, आपने नासिक सुना है कि नहीं, आपने एलोवेरा सुना है, एलोवेरा बोल रहा हूँ, एलोरा, तो वो सब महत्वपूर्ण स्थल है, तो बुद्धम से आपने सुना है। तो जाहिर सा बात है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर सुनते तो आप जरूर सुनते कि कदूरा, चौल या घंटासाला। तीनों ऑप्शन बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन है ही नहीं, तभी तो आप नहीं सुने हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं सुनते, राइट। तो अपने आप पे विश्वास कीजिए। एग्जाम में बहुत सिचुएशन आएगा, आपको लगेगा ये हो सकता है, लेकिन अपने पे विश्वास करो कि ये क्या ऑप्शन को हमने कभी, अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर पढ़ते ना, नहीं पढ़े तो ज़्यादा चांस नहीं होगा वो ऑप्शन। हम बाकी देखेंगे। बाकी बोल रहा है पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार करने वाला बंदरगाह। और ये भी नहीं बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट बंदरगाह बोल रहा है। अगर इंपॉर्टेंट बोलता है तो सुनते, ताम्रलिप्ति होता है, भरूच होता है ना, उसके बाद कैम्बे का सोचते, खंभात की खाड़ी, ये सब सुनते हैं। लेकिन ये सुने ही नहीं, सुनते आपका मछलीपट्टनम ये वो, लेकिन फेमस होता तब ना। ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट, मतलब कोई भी बंदरगाह, नॉर्मल बंदरगाह, तो जाहिर सा बात है यार, इतना सारा बंदरगाह होगा छोटा मोटा, तो हो सकता है होगा। तो तीनों ऑप्शन क्या है, बात ये आपको गलत की तरफ जा रहा है। अगर इम्पोर्टेंट होता तो आप ज़रूर सुनते, लेकिन इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ये था ही नहीं, तो कहाँ से सुनोगे। तो पोर्ट्स है ये, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, गुप्त वंश के समय में जो आपका सी ट्रेड था, उसके द्वारा खूब सारा जो है पोर्ट्स के थ्रू व्यापार किया जाता था।
भारत के वेस्ट में भी, मतलब वेस्ट एशिया से भी, ठीक है, और ईस्ट एशिया से भी, ठीक है। तो वेस्ट एशिया से जो हम लोग व्यापार करते थे उसके लिए कल्याण था। कल्याण कहाँ है? बॉम्बे के पास। हमारे पास खंभात था, खंभात की खाड़ी जिसको कैम्बे बोलते थे, गुजरात में। हमारे पास भरूच था, ठीक है। भरूच कोई दूसरा नाम है, याद रखिए। बैरिकजा भी बोलते हैं, आपसे पूछ सकता है बैरिकजा कहाँ है, तो भरूच में है, गुजरात उसी को बोलते हैं, ठीक है। भरूच में, भरूच बोलते हैं। इसके अलावा तो ये तो हमारा हो गया वेस्ट कोस्ट में, भारत के पश्चिम में ये सब पोर्ट है। ईस्ट में भी हमारे पास पोर्ट था, एक था ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति। दूसरा तीन आपने यहीं देख लिया, घंटासाला, कदूरा, चौल, ये सारा भी चीज़ था ईस्ट में, ठीक है। तो जो घंटासाला, कदूरा जो था, ये सब कहाँ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में था। कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। और जो चौल था, चौल, ये भी एक पोर्ट था, वो कहाँ था आपका? महाराष्ट्र में था। चौल पोर्ट के बारे में जो है वर्णन आपका ह्वेनसांग जो है ना, ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। ह्वेनसांग ने वर्णन किया अपने बुक में, सी यू की एक बुक लिखा है उसमें, ठीक है। और दूसरा एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था कॉस्मोस इंडिकोप्लेक्टस। क्या नाम है? कॉस्मोस इंडिको प्ल्यूटस, ठीक है, प्ल्यूस्टस। इसने जो है वर्णन भी किया। ये एक ग्रीक जो है, ग्रीक मतलब यूनानी, एक व्यापारी था। इन्होंने भी वर्णन किया है अपने बुक में। ये भी बाद में व्यापारी था, लेकिन बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है, बुद्धिस्ट साधु बन जाता है, ठीक है। तो इसने वर्णन किया है एक जगह का, सीबोर का। तो सीबोर जो जगह है वो भारत के वेस्ट कोस्ट में, जो मलाबार है केरला में, और जो कल्याण है मुंबई में, उनके बीच में स्थित है सीबोर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब जो इम्पोर्टेंट हमने आपको बता दिया। क्या पता अगली बार पूछ ले सीबोर के बारे में, या इंडियोप्लिस्टस कौन व्यक्ति था, क्या था, उनके बारे में पूछ ले, तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं भी पता था, फिर भी आप लॉजिक के आधार पे अपना ज्ञान को यूज करके आप जो है क्वेश्चन नंबर 82 का बना लिए, राइट। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। एक तरफ फेमस प्लेस है, प्रसिद्ध स्थल, और दूसरे तरफ वर्तमान राज्य है। बात करें भीलसा का, बोल रहा है एमपी। दूसरा बोल रहा है द्वार समुद्र, महाराष्ट्र। गिरिनगर, गुजरात। तो देखो स्थानेश्वर, यूपी। अब देखो गिरिनगर है, तो यहीं पे आपको पता है गिर है, तो कहीं कहीं लॉजिक बोलता है गिरिनगर या गिर, ठीक है। कहीं ना कहीं लॉजिक बोलता है कि भाई ये जो है ना, थोड़ा सा लॉजिक के आधार पे सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, स्थानेश्वर का नाम आपने पढ़ा है कि नहीं? आपने थानेश्वर पढ़ा होगा, ठीक है। तो थानेश्वर किसकी राजधानी थी? ये तो राजधानी थी किसकी दोस्तों? ये थी हर्षवर्धन के समय में, जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी उसकी राजधानी थी थानेश्वर। बाद में उसकी डायनेस्टी जो है कन्नौज जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, जो आपका यूपी में है, और थानेश्वर कहाँ पे? हरियाणा में। तो उसी का पहले का नाम स्थानेश्वर था, तो यूपी में थोड़ी है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया, और आपका तीसरा सही है, मतलब दो, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा। अब हमको चेक करना है 1 और 2 में, ठीक है। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र का नाम दोस्तों आपने कहाँ सुना है, बताइए। द्वार जो समुद्र है दोस्तों, वो आपका कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक में। ये आपने सुना होगा कि जो हमारा मोहम्मद खिलजी था, ठीक है, वो खिलजी तो था, खिलजी वंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक काफूर, मलिक काफूर, ठीक है। इसने क्या किया था दोस्तों, 1309 से लेके 1311 में साउथ इंडिया में अपना कैंपेन किया था, ठीक है। कैंपेन किया था मतलब आक्रमण किया था। तो वो जब कर्नाटक गया था, द्वार समुद्र गया था, जिसको बाद में हलेबीडु बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी? उसका नाम क्या है? हलेबीडु या हलेबीड। यही हलेबीड जो आपका होयसाला जो है उसका राजधानी हुआ करता था, ठीक है, 1106 के आसपास, ठीक है। तो मलिक काफू जब 1309 और 1311 में यहाँ पे गया था, तो द्वार समुद्र पे भी उसने किया था। तो वहाँ के राजाओं को, द्वार समुद्र के राजाओं को उसने हरा दिया और बोला कि सरेंडर करने के लिए, ठीक है। तो उसने, वहाँ के राजाओं ने सरेंडर भी कर दिया। और फेमस जो होयसालेश्वर मंदिर है वो हलेबीडु में है, और वो है कहाँ? द्वार समुद्र का ही पुराना मतलब नया नाम है, ठीक है। तो द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है, राइट, इसलिए गलत होगा। तो सेकंड गलत हो गया, तो आंसर हमारा मिल गया क्या? 1 और 3, ठीक है। तो अगर भीलसा की बात करेंगे दोस्तों, तो भीलसा जो है इसका उल्लेख आपको महाभारत तक में मिलता है, रामायण महाभारत में मिलता है, ठीक है। इसको भीलसा है, और पुराना नया नाम इसका विदिशा है। क्या है नया नाम? विदिशा है,
ठीक है। इसी को बेस नगर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस नगर। यही बेस नगर है जहाँ पे एक आपको स्तूप मिला हुआ है जो आपका गरुड़ का है। किसका है? गरुड़ का है ना? आपने सुना होगा बेस नगर में एक इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है जो आपका गरुड़ का है, मतलब विष्णु जी का है। यहाँ पे एक आपको पता होगा, आपको व्यक्ति था जो अपना धर्म को छोड़ के विष्णु धर्म को स्वीकार किया था। बताइए उसका नाम क्या था, ये बताइए। हम बता दे रहे, हेलियोडोरस करके एक नाम था, उसका इंस्क्रिप्शन से पता चलता है उसने अपना इसको छोड़ दिया था और स्वीकार कर लिया था विष्णु धर्म को। उसका जो समय है हेलियोडोरस का 2nd BC है, मतलब पुष्य सुंग डायनेस्टी के समय का है ये। ठीक है, समझ रहे हो? तो विदिशा बोलिए या फिर आप भिलसा बोलिए, बेस नगर बोलिए, सारा चीज़ अगल बगल ही है। रामायण महाभारत से लेके मौर्य वंश से लेके सुंग डायनेस्टी के समय का ये सब है। ठीक है। विदिशा में ही एक पत्थर है जिसका नाम है लोहंगी। क्या नाम है? लोहंगी। लोहंगी LOHANGI, लोहंगी रॉक, पत्थर। ठीक है। यहाँ से भी आपको पानी का टंकी ये वंकी ये सब मिला है और बहुत सारा चीज़ मिला है। ठीक है। तो लोहंगी एक बाबा था, सूफी संत था, तो उसका जो है मिला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बाकी अगर गिरनार या फिर गिरिनगर का बात करेंगे तो ये जैनिज़्म का और हिंदुइज़्म का एक सेंटर है। ठीक है, वल्लभी में था ये, है ना? यहाँ पे एक और जगह है, वो भी पूछ सकता है आपसे, उसका नाम है भृगु कच्छ। कच्छ आपको पता है एक जगह है कच्छ, तो कच्छ ऐसे समझ लीजिए, भृगु कच्छ। ठीक है, कहाँ पे है? कच्छ में है, गुजरात में। ठीक है। तो जो गिरनार है दोस्तों, यहाँ पे जो जैन के 22वें तीर्थंकर थे उसका क्या नाम था? नेमिनाथ। क्या नाम था? नेमिनाथ। उनको यहाँ पे ज्ञान की दोस्तों प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और यहीं पे आपको गोरखनाथ का मंदिर और दत्तात्रेय का मंदिर भी है। दत्तात्रेय का यहाँ पे मंदिर भी है और यहाँ पे अशोक का जूनागढ़ अभिलेख भी है। क्या है? जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे दिखेगा। रुद्र दामन का भी जो गिरिनार में या गिरिनगर में रुद्र दामन का भी अपना क्या है? शिलालेख इंस्क्रिप्शन है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे एक लेक झील हुआ करता था जिसका नाम है सुदर्शन झील। क्या नाम है दोस्तों? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का जो निर्माण है, पुनर्निर्माण है, अच्छा कंस्ट्रक्शन किया था, किसने करवाया था? रुद्रदामन वन ने करवाया था, जो शाक वंश का था। किसका था? शक वंश का था। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए, हो गया आपका काम खत्म। तो आंसर क्या हो गया? 1 और 3 है, याद रखिएगा। ठीक है। तो अगर हम हर्षवर्धन के बारे में कहते हैं, हर्षवर्धन शिव धर्म का बहुत बड़ा उपासक था। बाद में जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। किसके प्रभाव में? तो जो बौद्ध भिक्षु था वेनसांग, उसके प्रभाव में, जिसने CU की बुक लिखा था। कन्नौज में ही जो है आपका बौद्ध का 5वां संगम भी हुआ था। ठीक है। और वहीं पे आपको प्रयागराज जो है हमारा यूपी में है, वहाँ पे ये संगम भी आयोजित करता था 5 साल में एक बार। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है। ठीक है, एक हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एक डायनेस्टी हुआ करती थी मौखरी। ठीक है, तो मौखरी डायनेस्टी कहाँ थी ये बताइए, इसका कैपिटल क्या था ये बताइए, और किसके समय का ये था वो बताइए। ठीक है, 97 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सही सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, आप कोई क्वेश्चन आया है क्या? नहीं। तो हमारा इस तरह से 2020 का जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2021 का हिस्ट्री का PYQ देखेंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा। अच्छी चीज़ का नोट्स बनाइए, जो भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं उसको नोट करिए, आपको PYQ सॉल्व करने में बहुत मदद आएगा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों हिस्ट्री में आपका प्रीलिम्स 2024 में, जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इस आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमने नोट्स आपको दिया है वो भी कर लेंगे, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हमने आपको मॉडर्न एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर का हैंड रिटन नोट्स अपना दिया है। ठीक है, सारे बुक्स का निचोड़ है उसमें, 2-3 बुक का, उसको अच्छे से पढ़िएगा। जिन बच्चों को वो कोर्स लेना है, उसका कोर्स का रेट मात्र 99 रुपये है। उसमें पूरा कंप्लीट आपको प्रीलिम्स का कोर्स मिलेगा 99 रुपये में, पूरा PDF के साथ। वो लेने के लिए एक UPI ID है दोस्तों, UPI ID है, उसको नोट कीजिए आप, ZERO0ISKK@YBL। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक UPI ID है, 0ISKK@YBL। इस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करना है।
₹99 पेमेंट करने के बाद कैसे पेमेंट करेंगे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे यूपीआई आईडी पे डाल के, ये यूपीआई आईडी है, ठीक है, इसको डाल के आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट है अब हमें टेलीग्राम पे एक नंबर पे भेजना है आपको 9990712641, इस पे आपको भेजना है। भेजने के बाद हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ और कंटेंट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 9990712641 टेलीग्राम नंबर है, इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का। पेमेंट आपको इस यूपीआई आईडी से करना है, जिसका यूपीआई आईडी है 0ISKK@YBL, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे हमें इस नंबर पे भेजिए दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।